नमस्कार। थर्मोडायनामिक्स ये शब्द सुनते ही अक्सर स्कूल की फिजिक्स की किताबें याद आ जाती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये किसी मुश्किल चैप्टर का नाम नहीं, बल्कि विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। तो चलिए आज मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल। क्या गर्मी यानी हीट एक तरह का अदृश्य बिना वजन का लिक्विड हो सकती है, पानी की तरह? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए, एक जमाने में टॉप के साइंटिस्ट का जवाब था, हाँ बिल्कुल हो सकती है। वो गर्मी को कुछ ऐसा ही मानते थे। ये एक ऐसा आइडिया था जो ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल सही लगता था, पर असलियत में कहानी कुछ और ही थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि वो पुरानी थ्योरी क्या थी, वो मिथक क्या था जिसे एक जमाने में गर्मी का असली सच माना जाता था। तो इस आइडिया का एक फैंसी नाम था कैलोरिक थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हीट या ऊष्मा एक अदृश्य सेल्फ रिपेलेंट, मतलब खुद से दूर भागने वाला लिक्विड था, जिसका नाम था कैलोरिक। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हर गर्म चीज इस कैलोरिक नाम के लिक्विड से भरी हुई है, और जैसी वो किसी ठंडी चीज के पास आती है तो ये कैलोरिक बहकर गर्म से ठंडी चीज की तरफ चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऊंची टंकी से पानी नीचे वाली टंकी में बहता है, और तब तक बहता है जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो पुरानी और नई सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या था? देखिए, कैलोरिक थियरी कहती थी कि हीट एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। लेकिन आज हम क्या जानते हैं कि हीट तो एनर्जी का एक रूप है। ये बस एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं था। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना ने इस पूरी हीट एक लिक्विड है वाली थ्योरी की जड़ें हिला के रख दी। बात है 1798 की। काउंट रमफर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो पीतल की तोपों को बनते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब तोप में ड्रिल से छेद किया जा रहा था तो भाई साहब इतनी गर्मी पैदा हो रही थी कि उससे पानी उबल जाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? पैदा होने वाली गर्मी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही थी कि ड्रिल की धार कितनी तेज है, बल्कि इस बात पर कि ड्रिल को घुमाने वाले घोड़े कितना काम कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर हीट वो कैलोरिक लिक्विड होती तो तेज ड्रिल को तो मेटल से ज्यादा लिक्विड निचोड़ लेना चाहिए था, है कि नहीं? पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और बस यहीं पर रमफर्ड को क्लिक हुआ। उन्होंने जो नतीजा निकाला उसने साइंस की दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा कि ये जो गर्मी है, ये कोई लिक्विड नहीं है जो मेटल से निकल रहा है। अरे ये तो सीधे सीधे उस मैकेनिकल वर्क का, उस काम का ही एक दूसरा रूप है। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन के साथ कैलोरिक थ्योरी का खेल खत्म हो गया और एक नए क्रांतिकारी आइडिया ने जन्म लिया। हीट इज एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा है। अच्छा, तो अब ये तो तय हो गया कि हीट एनर्जी का ही एक रूप है। तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में अगला बड़ा सवाल आया कि क्या इस एनर्जी का कोई हिसाब किताब है, कोई नियम है जो इसे कंट्रोल करता हो? और जवाब मिला, हाँ बिल्कुल है। और उसी नियम को आज हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के नाम से। ये रहा वो मशहूर नियम, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है, इसे बस एनर्जी की एक सिंपल सी बैलेंस शीट समझिए। ये नियम सिर्फ एक बात कहता है, एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। आप किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी डालेंगे वो या तो सिस्टम के अंदर स्टोर होगी या फिर सिस्टम उससे कोई काम करेगा। बस उसका पूरा हिसाब रहेगा, वो कहीं गायब नहीं होगी। चलिए इस इक्वेशन के टुकड़े करके समझते हैं। पहला है डेल्टा क्यू। इसका मतलब है सिस्टम में डाली गई हीट। मान लीजिए एक बर्तन में पानी है और हम उसे गैस पर गर्म कर रहे हैं, तो जो गर्मी हम उस पानी को दे रहे हैं वही है हमारा डेल्टा क्यू। अब आता है डेल्टा यू। इसका मतलब है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम अपने अंदर सोख लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की हलचल, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, बस वही है इंटरनल एनर्जी का बढ़ना। और आखिर में है डेल्टा डब्ल्यू, यानी सिस्टम ने कितना काम किया। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम ने अपने आसपास की चीज़ों पर खर्च कर दी। जैसे जब पानी उबलकर भाप बनता है तो वो फैलता है और बर्तन के ढक्कन को ऊपर उठाता है ना? या एक पिस्टन को धकेलता है। बस यही है सिस्टम द्वारा किया गया वर्क। सिद्धांत तो समझ लिया, अब मज़ा तो तब है जब इसे असल दुनिया में काम करते हुए देखें।
तो चलिए इस नियम को एक बहुत ही कॉमन से उदाहरण पर लगाकर देखते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। सवाल बहुत सीधा सा है। जब हम 1 ग्राम पानी को उबालकर भाप में बदलते हैं तो उस भाप की इंटरनल एनर्जी पानी के मुकाबले कितनी बढ़ जाती है। चलो अपने पहले नियम का इस्तेमाल करके इसका जवाब निकालते हैं। तो हमें 2 चीजें पता हैं। पहली डेल्टा क्यू, यानी हमने पानी को कितनी हीट दी। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 2256 जूल की लेटेंट हीट लगती है। ठीक है। दूसरी चीज डेल्टा डब्ल्यू, यानी भाप ने कितना काम किया। जब पानी भाप बनता है तो उसका वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से बढ़ता है और वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को पीछे धकेलता है। इस काम को करने में 169.2 जूल एनर्जी खर्च हो जाती है। अब हमें निकालना है डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी में कितना बदलाव आया। तो हम अपने मेन फॉर्मूले को बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। डेल्टा यू हो जाएगा हमने कुल कितनी हीट दी, डेल्टा क्यू, माइनस उस हीट में से कितना काम हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। सिंपल। तो चलिए अब बस वैल्यूज रख देते हैं। 2256 जूल जो हमने दी उसमें से 169.2 जूल काम में खर्च हो गई, तो बची कितनी, 2086.8 जूल। और यही वो एनर्जी है जो भाप की इंटरनल एनर्जी के तौर पर बढ़ गई। देखा, ये नियम सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, बल्कि एक कितना पावरफुल और सटीक टूल है जिससे हम असली दुनिया की चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ पानी और भाप की कहानी नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का ये पहला नियम ये सचमुच हर जगह है। पुराने भाप के इंजनों से लेके आज हमारी गाड़ियों के इंजन तक, हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर से लेके बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक, अरे यहाँ तक कि हमारा शरीर जो खाने को एनर्जी में बदलता है वो भी इसी नियम को फॉलो करता है। ये सच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एक यूनिवर्सल नियम। तो देखा हमने कैसे साइंस ने एक आइडिया को जो एक समय पर बिल्कुल सच लगता था, एक अदृश्य लिक्विड वाले मिथक को कैसे तोड़ा और हमें एनर्जी के एक यूनिवर्सल नियम तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि जब आप ऊर्जा का ये पहला नियम जान गए हैं तो क्या आप अपने आसपास थर्मोडायनामिक्स के और भी नियमों को काम करते हुए देख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।